द प्रोसीजर बाय विच गवर्नमेंट टेक्स मनी फ्रॉम पीपल। हमारा जो टैक्स का पैसा है वो हम पे लगता ही नहीं है। हम हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ पर अद्वियात नहीं होते। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें तो उसमें हमें बैठने की जगह नहीं मिलती। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि अगर आप एनटीएन ऑब्टेन कर लेते हैं तो आप फाइलर हो जाते हैं। एनटीएन बेसिकली स्टैंड्स फॉर नेशनल टैक्स नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूदो सलाम हो आले मोहम्मद पर। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ सैयद अहमद, माइंड पावर ट्रेनर, सेल्स एक्सपर्ट, एनएलपी, माइंड एंड वेलनेस कोच। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, बुरहानुद्दीन वज़ीर साहब हैं, जो बाय प्रोफेशनल एक लॉयर हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड जो उनका है, उन्होंने एलएलबी किया हुआ है, एलएलएम किया हुआ है और इसके अलावा पीजीटीएल में माहिर हैं। इसके अलावा मास्टर भी किया हुआ है। इनके पास बेशुमार खूबियां हैं। एक हम्बल, एक पोलाइट इंसान होने के साथ-साथ एक अर्ली एज में एक प्रोफेसर की हैसियत से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके हज़ारों शागिर्द हैं जो इनकी इल्म से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज इन्होंने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया है। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आपकी आमद का, माय आपके टाइम का। माय प्लेयर। तो सबसे पहले बुरहान साहब, आप हमें बताएँ, हमारे व्यूवर्स के बारे को बताएँ कि आपकी स्टोरी क्या है? आप कौन हैं? क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, जैदी साहब ने इंट्रोडक्शन करवा दिया मेरा। मैंने स्टार्ट से ही वकालत की है और टैक्स एंड कॉर्पोरेट की मेरी प्रैक्टिस रही है शुरू से ही। और उसके साथ साथ मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, चूँकि मेरा जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आफ्टर एलएलबी वो टैक्सेशन में था, तो मैंने टैक्सेशन को ही कंटिन्यू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ, टैक्सेशन ही पढ़ा रहा हूँ मैं। और इसके साथ-साथ बहुत सी कंपनीज़ का मैं एडवाइज़र भी हूँ, जहाँ पर मैं उनको कॉर्पोरेट और टैक्स की सर्विसेज़ दे रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा बुरहान साहब, जैसे कि आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो टैक्स में है, आप बहुत सी कंपनीज़ को जो है लीगल अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं टैक्स के अकॉर्डिंग में। तो हमारे व्यूवर्स क्योंकि टैक्स के बारे में इतना नहीं जानते, तो हम कोशिश करेंगे कि आज के पॉडकास्ट में आपसे सीखें और हमारे व्यूवर्स आपके ये पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सी चीज़ें सीख चुके होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मुझे ये बताएँ, एक टर्म यूज़ होती है एनटीएन, ये क्या है और क्या कोई इसकी एग्ज़ाम भी होती है? जी, आपने जो सवाल पूछा है, एनटीएन बेसिकली स्टैंड्स फॉर नेशनल टैक्स नंबर। अब एनटीएन की अक़साम जो है वो ब्रॉडली अगर हम देखें तो 3 अक़साम होती हैं। सबसे पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि एनटीएन जो है वो बनता कैसे है, या एनटीएन जो है वो ऑब्टेन हम कैसे करते हैं। देखें, जिस तरह आईडी कार्ड नंबर आपको एक बार अलॉट होता है और सारी ज़िंदगी वही सेम आईडी कार्ड नंबर आपका आपके साथ चलता है, इस तरह हर टैक्स पेयर को एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है एफबीआर की तरफ से, जो कि उसका एक टैक्स नंबर या एनटीएन नंबर होता है। ओके। उसमें 8 डिजिट का एक कोड होता है, वो आपको मिलता है और वो बेसिकली आपका एनटीएन नंबर या आपका रेफ़रेंस नंबर होता है। सो उससे फिर जो टैक्स पेयर होता है उसकी आइडेंटिफ़िकेशन हो जाती है। अब जो 3 अक़साम मैंने आपको बताई, उसके अंदर एक किस्म तो आ जाएगी आपके इंडिविजुअल की, ठीक है। जो कि कोई भी सैलरी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी बिज़नेस इंडिविजुअल हो सकता है। राइट। दूसरी जो उसकी किस्म है वो पार्टनरशिप की होती है, जिसको हम एओपी भी बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी बोलते हैं। और तीसरी जो इसकी एक किस्म है वो कंपनी की होती है। और राइट। कंपनी का अपना भी एक एनटीएन होता है, चूँकि कंपनी की आर्टिफ़िशियल पर्सन होती है, हुँ। लिहाज़ा उसका भी अपना एक एनटीएन होता है। तो ये ब्रॉडली ये 3 अक़साम हैं एनटीएन की। अच्छा, क्या एनटीएन में आप फाइलर बन चुके होते हैं? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का हुँ। कि अगर आप एनटीएन ऑब्टेन कर लेते हैं तो आप फाइलर हो जाते हैं। बेसिकली जस्ट ये आपकी एक ई-एनरोलमेंट होती है और उसके बाद आपको जस्ट एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है कि ये आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जस्ट नंबर। यस, बिल्कुल। फाइलर तब आप होंगे जब आप हर साल बाकायदगी से अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जो कि आपको 90 डेज़ का टाइम पीरियड दिया जाता है एफबीआर की तरफ से, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड आपको 3 महीने का एक टाइम पीरियड दिया जाता है। उसमें आपने अपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और फिर जाकर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आप फ़ॉल करेंगे। अच्छा बुरहान साहब, मुझे ये बताइए, जैसे आपने एक टर्म यूज़ की फाइलर, तो आम पर्सन नहीं जानता कि फाइलर और नॉन फाइलर क्या होता है। तो हमें ये बताएँ कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है? देखिए, फाइलर और नॉन फाइलर का जो बुनियादी फ़र्क है, जिस तरह कि अभी मैंने आपको अर्ज़ की
कि एक शख्स अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर बाकायदा तौर पर अपनी आमदन और उस आमदन के ऊपर उसने जो भी टैक्सेस दिए होंगे वो गवर्नमेंट को जब वो कन्वे करेगा और उसके बाद उस माली साल के अंदर उसने भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी होगी या बेची होगी उसकी तफसील अपने उसने अपने टैक्स रिटर्न के अंदर शो की होगी या एफबीआर को उसने सबमिट की होगी और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड उसने अपने टैक्स रिटर्न सबमिट की होगी, फिर वो बंदा फाइलर फाइलर कहलाएगा। काउंट होगा। और नॉन फाइलर से मुराद ये कि एक वो बंदा जिसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की और उसने गवर्नमेंट को अपनी आमदन और उसके अखराजात और उसके बाद उस साल उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी और बेची उसकी तफसील उसने हुकूमत को या एफबीआर को बताई ही नहीं, तो वो नॉन फाइलर कहलाएगा। अच्छा, मुझे इसी के साथ मेरा सवाल जुड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, मैं फाइलर बनना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसेस तय करना पड़ेगा? और दूसरा इसी के साथ मेरा जुड़ा सवाल है कि अगर मैं फाइलर बन जाता हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल आपने पूछा है। देखें, फाइलर बनने के जो फ़वाइद हैं या फाइलर बनने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अगर हम उसकी बात करें, देखें, आमदन के 5 बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो 5 हेड से आप इनकम जनरेट करते हैं। अब मैं आपको वो बता भी देता हूँ कौन से हेड्स हैं। या इनकम आपकी बिज़नेस से होगी, या इनकम आपकी सैलरी से होगी, या इनकम आपकी प्रॉपर्टी से होगी, या इनकम आपकी कैपिटल गेन से होगी, या आपकी अदर सोर्स से होगी। अच्छा, अब इन पाँचों हेड्स में से किसी भी हेड से आप इनकम जब जनरेट करेंगे, अब उस इनकम को जनरेट करने के बाद अल्टीमेटली आप उसके ऊपर टैक्स भी देंगे। अब अगर इस माली साल की हम बात करें, जो अभी जिसकी हमने टैक्स रिटर्न भी फाइल की हम सब ने, उसके अंदर जिस शख्स की आमदन 6 लाख रुपए 1 साल की हो, तो उसके मिनिमम। मिनिमम ओके। उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, चाहे वो सैलरीड इंडिविजुअल हो, चाहे वो बिज़नेस इंडिविजुअल हो। हुँ। द मोमेंट उसकी 6 लाख से आमदन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको उस आमदन के ऊपर उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब वो इनकम टैक्स के डिफरेंट स्लैब्स हैं कि कितनी आमदन होगी 6 लाख से 8 लाख के दरमियान में, 8 लाख से 12 के दरमियान में, उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ वहाँ पर उसकी तफसील मौजूद है। अब आपने जो दूसरा इसके साथ जो जुड़ा सवाल था कि एक फाइलर अगर कोई शख्स बनता है तो उसको क्या फ़वाइद उसको हासिल होंगे? देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं, अगर तो आप फाइलर नहीं होते, तो उसके ऊपर आप विथहोल्डिंग टैक्स जो कि 236 के ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसके मुताबिक आप 10.5% टैक्स देंगे, प्रॉपर्टी खरीदते हुए, अगर आप फाइलर नहीं हैं अगर तो? आप फाइलर नहीं हैं। राइट। द मोमेंट आप फाइलर हो जाएँगे और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आप आ जाएँगे, आपको जस्ट 3% उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह आपको गाड़ियों के हम इनकम टैक्स देते हैं अपने टोकन टैक्स में, और उसमें आपको बचत हो जाती है। इस तरह आपके जो बैंक्स अकाउंट्स हैं, वो आपके ईज़िली ओपन हो जाते हैं, जो बिज़नेस अकाउंट्स होते हैं। अब जो न्यू अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं नॉन फाइलर के ऊपर। अब जो बंदा फाइलर नहीं होगा, वो 800 सीसी से ऊपर की गाड़ी नहीं खरीद मेरा अगला सकेगा। सवाल यही था कि अगर मैं फाइलर बन जाता जी। तो फ़ायदे क्या हैं? अगर नहीं बनता तो नुकसानात क्या हैं? देखिए, नुकसान फ़ायदा जो अब मैं बता दूँ आपको कि उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, उसमें आपको जस्ट 3% टैक्स देना पड़ेगा। ज़बरदस्त। इसी के साथ-साथ आपके बिज़नेस अकाउंट्स ईज़िली ओपन हो जाते हैं। आप किसी भी बैंक चले जाएँ, वहाँ पर अगर आप सेविंग अकाउंट आपने खुलवाने हैं, वो आपके लिए ईज़िली ओपन हो जाएँगे। नॉन फाइलर जो होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आसान अकाउंट खुलवा सकेगा। कोई किसी भी सेविंग सर्टिफ़िकेट्स वगैरह के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। इसी की तरह कोई शेयर्स नहीं बाय कर सकेगा। तो लिहाज़ा जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। पहले ये था कि आपकी 1000 सीसी की गाड़ी 1000 सीसी तक आप गाड़ी खरीद सकते थे। 1000 सीसी से जैसे आप बड़ी गाड़ी खरीदते थे तो आपको रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता था। लेकिन अब 800 सीसी करनी और एक रिक्शे तक महदूद कर दी हो कि आप वही है। 800 सीसी गाड़ी से ऊपर की गाड़ी नहीं खरीद सकते, और अब जस्ट आप एक रिक्शा खरीद सकते हैं, मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं नॉन फाइलर। ठीक है। तो क्या पाकिस्तान से जो बाहर लोग रह रहे हैं, वो भी फाइलर बन सकते हैं? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2 तरह के होते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन वो किन सूरतों में फाइल करेंगे इसकी तफ़सील मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह ओवरसीज़ होते हैं। एक तो वो ओवरसीज़ होते हैं कि जो जस्ट फ़ॉरेन इनकम ही जनरेट करते हैं और फ़ॉरेन ही रहते हैं।
वो पाकिस्तान में कोई भी इनकम जनरेट नहीं करते। ठीक है। और दूसरी किस्म जो है, जो कि पाकिस्तान में भी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं और बाय और बाहर से भी इनकम जनरेट ठीक कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में जब इनकम जनरेट कर रहे हो, तो मैंने जैसे आपको पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स बताए थे, उसके अंदर मैंने आपको एक हेड बताया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। या उसमें अदर सोर्स में, या कैपिटल गेन में। अब जब वो पाकिस्तान के अंदर इनकम जनरेट करेगा, तो अल्टीमेटली उसको यहाँ पर की रिटर्न भी फाइल करने पड़ेगी। बाहर जो रिटर्न फाइल कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और इसकी जो पहली किस्म थी कि जिसमें मैंने बताया था, एक वो शख्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ बाहरी इनकम जनरेट करता है, पाकिस्तान में इनकम जनरेट नहीं करता। तो वो पाकिस्तान अपने किसी पाकिस्तान के अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट होगा, या हो सकता है वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहा हो पाकिस्तान में, तो उसको भी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन इन दोनों की जो टैक्स रिटर्न है, वो आम टैक्स रिटर्न से मुख्तलिफ होती है। ठीक है। इन जो जो जितने भी ओवरसीज़ होती हैं, इनका रिटर्न फाइलिंग का तरीक़ाकार थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, जो कि हम अमूमन वो लोग जो कि पाकिस्तानियों के रिटर्न फाइल करते हैं, उसके अगर हम कंपैरिज़न करें तो उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। हुँ। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि लोग टैक्स से भागते हैं और डेफ़िनेटली जब बिज़नेसमैन टैक्स नहीं जमा करवाएँगे तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो बेहतर नहीं होगी, सही तरीके से नहीं चलेगी और आम पब्लिक के लिए वो उनको फ़ायदा नहीं होगा, अवाम को भी रिलीफ़ नहीं मिलेगा। तो जो लोग टैक्स जमा नहीं करवाते, उनसे कैसे टैक्स जमा करवाया जाए और हुकूमत कौन-सी ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार करे जिनसे ये रिकवरी आसान हो जाए? देखिए, ये जो सवाल है आपका, इसके अंदर बहुत से ज़्यादा सवालात हैं, और उसके ऊपर एफबीआर सर जोड़कर इसके ऊपर कोशिशें कर रहे हैं कि हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करें। कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाएँ, कौन-सी प्लान? देखिए, पहले तो हम जो लोग टैक्स नहीं देते, उनको समझाना चाहिए कि बेसिकली टैक्सेशन का मकसद क्या होता है। देखिए, अब अवेयरनेस तो एक साइड पे, कि मतलब उनको ये पता चले कि ये जो टैक्स का पैसा है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे आपके मुल्क को। देखें, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ इस तरह अगर बताऊं कि टैक्सेशन इज अ प्रोसीजर बाय विच गवर्नमेंट टेक्स मनी फ्रॉम पीपल एंड स्पेंड इट ऑन गवर्नमेंट मशीनरी। अब जब आपने, अब हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत तो आवाम से पैसा लेगी। आवाम से लेगी। अब जब आवाम से पैसा लेगी, तो अल्टीमेटली उससे मुल्क चलाया जाएगा। आपकी डिफरेंट मशीनरी, डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट आपके हॉस्पिटल्स आपके पास, और जो भी पब्लिक ऐसे जो जो डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचता, तो उनके ऊपर वो पैसा खर्च किया जाएगा। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम टैक्स को लायबिलिटी समझते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं एग्ज़ैक्ट समझते। ये माइंडसेट है हम ये हमारा माइंडसेट है। तो लिहाज़ा हर बंदा ये सोच के टैक्स दे कि ये जो मैं टैक्स अपनी इनकम पर दे रहा हूँ, ये मेरे मुल्क के ऊपर और मेरे मुल्क की आवाम के ऊपर लग रहा है, और मुझे टैक्स देना चाहिए, और ऑब्लिगेशन समझ कर करना चाहिए। अब जो आपने जो इसके कंटिन्यूएशन में एक और सवाल पूछा था कि लोग जो हैं टैक्स क्यों नहीं देना चाहते? लोगों को ये लगता है कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो हम पे लगता ही नहीं है। हम हॉस्पिटल जाएँ तो वहाँ पर अद्वियात नहीं होते। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो उसमें हमें बैठने की जगह नहीं मिलती, या उसकी जो उसमें जब हम बैठे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि मतलब इसके ऊपर कोई कोई वेयर एंड टेयर इसकी नहीं हो रही। तो लिहाज़ा लोग जो हैं वो टैक्स का पैसा देते ही नहीं हैं। टैक्स देते ही नहीं गवर्नमेंट को। और आपने इसमें एक और सवाल पूछा कि हुकूमत जो है टैक्स चोरों को कैसे ट्रेस आउट कर सकती है, कैसे उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकती है। देखिए, मैंने आपको जैसे कि पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले भी हम गपशप कर रहे थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी शख्स अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, तो अपने टैक्स रिटर्न के अंदर उसको शो नहीं करता। एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि उनको उनको ये लगता है कि हम अगर ये प्रॉपर्टी अपने टैक्स रिटर्न में शो नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट को पता नहीं लगेगा, एफबीआर को पता नहीं लगेगा, और हम इसको जब भी बेचेंगे तो इसमें इसमें से हम प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, हुँ। और किसी को कोई कानो-कान खबर भी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। देखें, आपका एफबीआर, आपका रेवेन्यू और आपका जो स्टेट बैंक है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। अब कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं, सबसे पहले आप स्टैम्प वेंडर के पास जाते हैं, और उससे आप स्टैम्प पेपर इश्यू करवाते हैं कि मैं ये फलाँ प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ मैं। अब वो जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, उसके अंदर क्या होता है कि आप अपना सीएनएसी नंबर देते हैं, और सीएनएसी आपका लिंक्ड है नादरा के साथ, और नादरा आपका लिंक्ड है आपका स्टेट बैंक के साथ। तो लिहाज़ा जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं,
उसका ना सिर्फ़ रेवेन्यू को पता चल रहा है, ना नादरा को पता चल रहा है, ना आपके टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल रहा है, बल्कि ये जो ट्रायंगल है एंट्री एक जगह पर होगी और तीनों डिपार्टमेंट को वो उसका पता अवेयरनेस चल मिल जाएगी, जाएगा, पता चल अवेयरनेस जाएगा। मिल जाएगी बिल्कुल। और इसी के साथ आपके एक और सवाल था कि हम ऐसे कौन से इक़दामात कर सकते हैं कि लोगों में एक शऊर पैदा हो कि वो टैक्सेस दें? और जो टैक्स नहीं दे रहे उनके लिए क्या-क्या इक़दामात गवर्नमेंट साइड से होने चाहिए कि वो अपने टैक्स रिटर्न दें? देखें, सबसे पहले अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में टैक्स डिपार्टमेंट के लोग जाएँ ज़बरदस्त। और वहाँ पर उनको बताएँ बहुत कि बेहतरीन। आप अपने टैक्स रिटर्न ज़रूर फ़ाइल करें। इससे आपके आने वाले जो नस्ल है उसका फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल होगा और आपके जो टैक्स आपके टैक्स कलेक्शन से आपका जो मुल्क के ऐसे-ऐसे देखें अगर हम देखें लाहौर को, इस्लामाबाद को, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं कि बहुत अच्छे ऐसे शहर हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। लेकिन जो ऐसे जो छोटे-छोटे शहर हैं, वहाँ के रोड्स और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए टैक्स का पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह आज के सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो साथ-साथ चलने चाहिए। और इसी तरह ज़बरदस्त। पेरेंट्स को जिस तरह पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है स्कूल कॉलेजेस में, तो वहाँ पर भी जिस तरह के पेरेंट्स आते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, जैसे कि वो अपने बच्चों के बारे में उनसे पूछते हैं, इसी तरह जो टीचर्स हैं, उनको भी कोई अवेयरनेस उनको पेरेंट्स को देनी चाहिए कि आप अपना टैक्स का पैसा टैक्स टैक्स पे करें बाकायदगी से, इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। और जिस तरह के आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेके सीरियस हैं, इस तरह ये अपने मुल्क को लेके भी सीरियस हों ताकि जितना मैक्सिमम आप रेवेन्यू गवर्नमेंट इकट्ठा करेगा आपके मुल्क पर वो पैसा बिल्कुल लगे। ज़बरदस्त। मैं कह रहा हूँ कि जो पॉइंट्स आपने शेयर किए हैं कि अगर हम इस तरह अवेयर करें पब्लिकली अपने आवाम को, एजुकेशन सेक्टर में, पेरेंट्स को, तो यकीनन मेरे ख्याल में वो माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जी, और लोग जो टैक्स के बारे में मिसकंसेप्शन का शिकार हो चुके हैं, या वो उन्हें आइडिया है कि टैक्स पे करने से उनकी लगता है कि उनकी पॉकेट से पैसे निकल रहे हैं, लेकिन बाय प्रोडक्ट उनके ऊपर ही गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, बिल्कुल उसको ऐसा फैसिलिटेट कर रही है, सही है। है। तो आई थिंक अगर ये स्ट्रेटजी को अप्लाई किया जाए तो मेरे ख्याल में रास्ता भी यही है, बिल्कुल ऐसा है। तरीक़ाकार भी यही है, कोई और बिल्कुल। इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप अपनी पब्लिकली या अपने अवाम को या अपने स्टूडेंट्स को इस तरह अवेयर कर सकते हैं। अच्छा, टैक्स से ही मिलता-जुलता मेरा एक सवाल है कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेज़न में क्या फ़र्क है? और पाकिस्तान में ज़्यादा रुझान किस तरफ है? देखें टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन 2 टर्म्स लॉ में यूज़ होती हैं और दोनों का जो मकसद है वो टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करना होता है। और मज़े की बात ये है कि अवॉइडेंस और इवेजन एक लीगल है और एक इल्लीगल है। अब मैं आपको दोनों का बताता हूँ। हुँ, अवॉइडेंस में क्या होता है कि बाय अप्लाइंग स्क्रिप्ट ऑफ लॉ विदाउट ब्रेकिंग या बेंडिंग द लॉ, यानी कि लॉ के ऊपर लॉ को आप अप्लाई कर रहे हैं और आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, जो कि लीगल है। आप स्किलफुल माइंड अप्लाई करते हैं, किसी टैक्स कंसल्टेंट को हायर करते हैं, वो आपको बताता है कि आपने कैसे अपना जो टैक्स है उसको आपने कम कर सकते हैं, लेकिन लीगल वेज़ में, लीगल वे, ठीक है। ठीक है। अब इवेजन में क्या होता है बेसिकली कि आप गवर्नमेंट को जो अपना हिसाब-किताब देते हैं या एफबीआई को जो अपना हिसाब-किताब देते हैं कि आपने 1 साल के अंदर इतना कमाया और इतने आपके एक्सपेंसेस हैं, उसके अंदर आप ओवर रिपोर्टिंग करते हैं। हुँ, अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा शो करते हैं, अपनी आमदन कम शो करते हैं। और इसी तरह आप फ्रॉडुलेंटली रिकॉर्ड कीपिंग जो आप कर रहे होते हैं, वो भी आप गलत कर रहे होते हैं। और बैंक अकाउंट्स जो होते हैं आपके, उसको भी कंसील्ड कर रहे होते हैं, सेल परचेज़ को आप कंसील कर रहे होते हैं। सो मीनिंग देयरबाय कि आप अवॉइडेंस और इवेजन दोनों में अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमल कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो टैक्स रेवेन्यू है वो आप कम कर रहे हैं। ठीक है। और मैंने आपको दोनों में फ़र्क बताया कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है और एक लीगल है आपका। हुँ, लेकिन दोनों से गवर्नमेंट को नुकसान इस वजह से पहुँच रहा है क्योंकि जो जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होगी। अब अवॉइडेंस और इवेजन अगर हम बात करें, लोग करते क्यों हैं? अ, अवाम को ये लगता है कि टैक्स रेट्स जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। आपका जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको जितना आप सिम्प्लिफाइड कर देंगे, इवेजन जो होगी कम हो जाएगी। और जो इवेजन कर रहे हैं उनके ऊपर जब आप स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज़ लगाएँगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप
जो इवेडर्स होंगे, टैक्स इवेडर्स, उनके ऊपर पेनल्टीज़ लगाने के बाद वो उसकी इवेज़न को कम करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं या किसी भी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई भी जब आपको इनवॉइस देते हैं तो उसमें पीओएस से निकलती हुई एक इनवॉइस होती है, पॉइंट ऑफ सेल बेसिकली होता है। हुँ। अब पॉइंट ऑफ सेल जो है वो बेसिकली आपकी जितनी भी सेल होती है उसको मॉनिटर कर रहा होता है। यानी कि एफबीआई की तरफ से वहाँ पर आर्टिफ़िशियली एक ऐसे बंदे को बिठा दिया गया हुआ है कि जो कि पूरी की पूरी सेल होती है उसको मॉनिटर किया जाता है। तो मतलब इस तरह जो टैक्स इवेडर्स हैं उनको एफबीआर जो है वो ट्रेस आउट कर रहे हैं और उनके लिए इकदामात किए जो मैंने आपको बताए। अच्छा, मेरा सवाल इसी टैक्स से रिलेटेड है। जब हम टैक्स को देते हैं तो हमें हर छोटी से छोटी चीज़ पे और बड़ी से बड़ी चीज़ पे टैक्स पे करना पड़ता है। क्या जो टैक्स की शरह है पाकिस्तान में, ये दुनिया के साथ अगर हम कंपैरिज़न करें अदर कंट्री जो इसी लेवल पे हैं, जैसे पाकिस्तान अंडर जो पॉवर्टी में है, बहुत से मसाइल के साथ हैं, तो क्या ठीक है? हमारी पब्लिक के लिए या हमारे आम आवाम के लिए वो टैक्स को बेयर करना ईज़ी है? देखिए जो पाकिस्तानी टैक्सेशन सिस्टम है वो तो कदरे बेहतर है अगर हम मैथ्स के हिसाब से बात जी। करें। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें जिसकी जितनी आमदन है, गवर्नमेंट कहती है कि आप अकॉर्डिंगली टैक्स दें, ठीक है। ठीक है? और उसके लिए डिफरेंट स्लैब्स भी बना दिए हुए हैं। 6 से 8 लाख रुपए की आमदन के लिए अलग स्लैब है, 8 से 12 के लिए अलग है। फिर उसके बाद जो सुपर एलीट है, उनके लिए अलग टैक्स रेट्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसको समझने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। लोग जो हैं वो टैक्सी इस वजह से नहीं देते, उनको ये लगता है कि शायद सारा का सारा पैसा हमारा, सारे के सारे एसेट्स हैं वो एफबीआई हमसे ले लेगा और अपने पास रख लेगा, ऐसा नहीं होता। हुँ। पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन है और इसको मज़ीद भी बेहतरीन किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें अवेयरनेस जो जो सेशंस हैं वो हम कंडक्ट करें और लोगों को हम बताएँ कि टैक्स देने से आपको कोई नुकसान नहीं है। देखिए अल्टीमेटली मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अल्टीमेटली उसके ऊपर आप टैक्स दे तो रहे हैं। अब आपने टैक्स रिटर्न के अंदर क्या करना होगा, जो आपने टैक्स गवर्नमेंट को दिया होगा एडवांस टैक्स की सूरत में, विथहोल्डिंग टैक्स की सूरत में, वो जस्ट आपने अपने टैक्स रिटर्न के अंदर मेंशन कर देना है या आपने एडजस्ट करवा देना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसी नहीं है कि इसको समझना आम आवाम के लिए मुश्किल काम हो। बुरहान साहब, जैसा कि आप मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, उनको टीच करते हैं, उनको सिखाते हैं, तो क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या कुछ ऐसे आइडियाज़ उनके साथ शेयर करते हैं उनका माइंड मैपिंग के लिए कि टैक्स के हवाले से या गवर्नमेंट के सपोर्ट के हवाले से? देखिए, आपकी क्या प्लानिंग है या क्या आप क्या उनके साथ शेयर मैं तो ये समझता हूँ और मैं अपने इंटर्नीज़ को या अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ सिखाता हूँ कि टैक्स इवेडर्स जो हैं, उनका हरगिज़ साथ ना दें। ठीक है। हर बंदा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक टैक्स ज़रूर दे। हुँ। एक फ़र्ज़ समझकर कि ये हम पर फ़र्ज़ है कि हमने अपने मुल्क को कुछ ना कुछ देना है, ठीक है? तो लिहाज़ा मेरा मानना खुद खुद का मानना ये है कि जब मैं इंडिविजुअली गवर्नमेंट को टैक्स दूँगा और मैं इंडिविजुअली कुछ न कुछ किरदार अदा करूँगा, तो फिर ये मुल्क बेहतर हो सकता है, बजाए इसके राइट। कि मैं हर बंदे को कहूँ और मैं खुद ना करूँ। तो मैं मेरी इवन आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को कुछ न कुछ टैक्स ज़रूर जमा करवाएँ। तो आखिर में हम यकीनन ये बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हमारी रही है और यकीनन हमारे ऑडियंस ने, हमारे व्यूवर्स ने बहुत सी चीज़ें आज आपसे सीखी हैं। तो अगर कोई आपसे इंटरेक्ट करना चाहता है, कि जैसे आप टैक्स में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लीगल कंसल्टेंसी आप देते हैं, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स को आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपसे सपोर्ट लेना चाहता है, तो वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? और आखिर में आप 1-2 लाइन में कोई मैसेज देना चाहें, तो वो भी आप हमारी ऑडियंस को दीजिएगा। देखिए यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप सीखना चाहते हैं और आपको कहीं पर कोई इशू आ रहे हैं आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में या आपके इंडिविजुअली टैक्स रिटर्न फाइल करने में या आप मेरी या मेरी फर्म की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। और आप सबको एक मेरा यही पैगाम है कि टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अगर तो आप गलत टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप
टैक्स को बचाने के चक्करों में किसी गलत कंसल्टेंट की बातों में आकर हुँ। अंडर रिपोर्टिंग अपनी इनकम को कर रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा। एफबीआर सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट को ऑडिट के वक़्त देखते हैं। अगर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के साथ मैच ना हो रही हो, तो आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज़ जो होंगी वो अप्लाई होंगी और एफबीआर आपसे जितना आपने टैक्स बचाया होगा, हो सकता है उससे डबल एज़ अ पेनल्टीज़ आपसे रिकवर करें। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी टैक्स रिटर्न ईमानदारी के साथ आप फाइल करें और जितना आपकी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक आप गवर्नमेंट को ज़रूर टैक्स दें। ज़बरदस्त। जी व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त मैसेज बुरहान साहब ने लास्ट में आपको दे दिया है। तो आई होप कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। यकीनन बहुत सी चीज़ें आपने सीखी होंगी और लास्ट में हम बुरहान साहब की टीम का नंबर भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आप लीगल कोई भी सपोर्ट चाहते हैं तो ऑलवेज़ वेलकम और थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।